हेलो एवरीवन, वेलकम। सो लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल वाइब्रेशन, ओवरटोन और कॉम्बिनेशन बैंड्स के बारे में। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी आईआर वैल्यूज़ के बारे में। अब देखो, अगर मैं आपको बुक में दिखाती हूँ तो आईआर वैल्यूज़ आपको ऐसे टेबल की फॉर्म में गिवन होंगी और भी सारी है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लिखी है। मैंने यहाँ पे अल्कोहल वाली छोड़ दी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली छोड़ दी है। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोलूँ इनको याद करके आओ तो आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ देंगे, आईआर स्पेक्ट्रो ही छोड़ देंगे, कहेंगे हमें नहीं करनी याद, इतना कौन याद करेगा, पहले केमिस्ट्री इतनी कुछ है याद करने के लिए, तो इतना तो हमसे नहीं होने वाला भाई। तो इसको मैंने इजी बनाने के लिए क्या किया है, इसको मैं आपको किसके थ्रू बता रही हूँ, इसको मैं बता रही हूँ रीजन के थ्रू बता रही हूँ ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो रीजन के थ्रू हम समझते हैं। देखो, पहले हम ये तीनों वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इन तीनों वैल्यूज के बारे में बात करती हूँ तो देखो, ध्यान से देखना क्या बोल रही हूँ मैं आपको। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के और न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। यही होते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारी, ये किसकी वजह से आ रही है, सी एच की वजह से आ रही है। ठीक है, एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो ये फ्रीक्वेंसीज आ रही है सी एच की वजह से आ रही है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब मैं आपको बोलती हूँ कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, आपको वैल्यूज अरेंज करनी है तो कैसे करोगे आप। देखो देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है और हमें पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड से और उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। अगर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब फोर्स कॉन्स्टेंट ज़्यादा है, मतलब के ज़्यादा है, तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी भी उसकी ज़्यादा होगी, है ना। तो मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देन इसकी होनी चाहिए एंड देन इसकी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3300। ठीक है, देन इसकी 3100 एंड इसकी 3000। कैसे याद करोगे, 3000 फिर उसके अंदर 100 ऐड कर देना, फिर उसके अंदर 200 ऐड कर देना। पहले आप याद रखोगे 3000, देन उसके अंदर 100 ऐड कर देना, देन आप 300 ऐड कर देना। ये वैल्यूज तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन का आएगी कि किसकी कौन सी होती है। तो इसका भी मैंने आपको रीजन बता दिया है कि किसकी कौन सी होगी। किसके बेसिस पे देखोगे आप, बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखोगे। जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, आप क्या बोल सकते हो, जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारी तीन वैल्यूज आपको याद हो गई होंगी, आई एम श्योर। ठीक है, सेकंड जो हम बात करते हैं, ये हमारी किसकी वजह से आएंगी, ये हमारी कार्बन कार्बन की वजह से आएंगी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब इसमें भी सेम केस अप्लाई होता है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या बोलते हो, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसकी वैल्यूज भी ज्यादा हो जाएंगी। तो आप कैसे याद रखोगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1100, देन इसकी 1650 और इसकी कितनी आएगी 2150। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखनी, ये मोस्टली यूज नहीं होती है एग्जाम में, लेकिन ये वाली है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, 2150 याद रखना। अब एक और है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसकी जो वैल्यू होती है 2250 होती है। इसमें कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 100 का डिफरेंस है। तो आपका याद रखनी है, ये दोनों वैल्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्वेश्चन आता है, आप सब कुछ सॉल्व कर लेते हो, देन आईआर के बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि वहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी है या सी ट्रिपल बॉन्ड एन है। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे। अब सी ट्रिपल बॉन्ड एन की वैल्यू ज्यादा क्यों हुई, इसका रीजन जानना हमें। तो इसका रीजन क्या होगा, देखो, एक हमारे पास है कार्बन कार्बन का बॉन्ड है और एक किसका बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है। अब आपको पता है जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन की ज्यादा है कार्बन से, है ना। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। ठीक है, खींच लिया। ये क्या करेंगे, दोनों भाई भाई है तो कुछ करेंगे नहीं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, ये बॉन्ड देखो, मैं एक यहाँ से खींच रहे, एक यहाँ से खींच रहे, तो आखिर में क्या आएंगे, पास आ जाएंगे। मतलब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड, यहाँ पे वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इसमें एन हमारा क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी वैल्यू है ये फ्रीक्वेंसी की ये क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एन क्या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा, इस बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा आ जाएगी। तो सेकेंड ये होगी। यहाँ से आप ट्रिपल बॉन्ड के बेसिस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस बता सकते हो, यहाँ इन तीनों में भी आप बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस डिस्टिंग्विश कर सकते हो। और जो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना आपको, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे करना है कि एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा और बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये दोनों वैल्यूज तो याद रखनी है, बेशक ये भूल जाना लेकिन इन दोनों वैल्यूज को मत भूलना। ठीक है, देन जो हम थर्ड डिस्कस करने वाले हैं, थर्ड हमारी किसके बारे में आती है, हमारी एल्डिहाइड, हमारा कीटोन एंड देन हमारा एसिड।
इन तीनों की वैल्यू होती है जो हमारी होती है 1700 to 1725। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है इनकी वैल्यू सेम आती है, लेकिन इनको हम डिस्टिंग्विश किसके बेसिस पे करेंगे, इनको हम डिस्टिंग्विश करेंगे किसके बेसिस पे, हमारे फर्मी रेजोनेंस के बेसिस, क्योंकि CH है जो यहाँ पे क्या देगा, ये डबलेट देगा, ये दो फ्रिक्वेंसीज पे क्या दे रहा है, हमारा डबलेट दे रहा है ना, इसके बेसिस पे हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट अगर आपको डिस्टिंग्विश नहीं करना तो हमें क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन की दोनों की वैल्यू कितने पे आ रही है, 1700 to 1725 पर आ रही है, ठीक है। देन हम बात करते हैं एस्टर की, तो जो एस्टर की वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी, 1725 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 35 to 1750। देखो पहले 1700 to 25 लिखा, फिर 10 ऐड करके 35 लिख दिया, 35 से 50 कर दिया, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज होगी इसकी एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर की। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों वैल्यूज है जो इसमें एस्टर की वैल्यू ज्यादा क्यों है, ठीक है। तो इसका हम रीजन देखते हैं कि एस्टर की वैल्यू हमारी ज्यादा क्यों है। तो देखो कैसे देखेंगे हम, देखो एल्डिहाइड में कैसे लिखती हूँ, C डबल बॉन्ड OH, ये कीटोन में मैंने कैसे लिखा, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, ठीक है। और मैंने एस्टर कैसे लिखा, C डबल बॉन्ड OCH3। अब मैंने सेकंड क्लास में आपको ये बात बताई थी कि जो ये वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, इन वाले बॉन्ड में क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर है। और मैं आपको बताई थी जिसमें सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा मतलब बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम है, ठीक है। सिमिलरली इस केस में आप ये बोल सकते हो मैम यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो ये कैसे हो गया, C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, OCH3 ऐसे हो गया। मैम यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ये भी डिक्रीज कर जानी चाहिए, लेकिन आप गलत हो। क्यों गलत हो आप, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन है इसके पास क्या लोन पेयर्स है, और लोन पेयर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। फिर आप क्वेश्चन बोलोगे कि मैम यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 आ गया, तो यहाँ पे तो हमारी रेजोनेंस होगी। और आपने बोला था कि रेजोनेंस की वजह से ना हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है, तो आपने तो वहाँ पे गलत बोला, वहाँ पे ये समझाया था हमें कि रेजोनेंस की वजह से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, लेकिन आप यहाँ पे बोल रहे हो कि फ्रीक्वेंसी वैल्यूज के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो ऐसा क्यों है, तो देखो ऐसा किस लिए है, देखो हमारे इंस्ट्रूमेंट को क्या मेजर करना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट को ये थोड़ा ना पता है कि ये वाला कार्बोनिल देख रहे हैं हम, ये वाला देख रहे हैं या फिर ये वाला देख रहे हैं। उसकी नज़र में जो ये वाला कार्बोनिल है हमारा, उसकी नज़र में जो एस्टर का ये वाला कार्बोनिल है हमारा और ये वाला कार्बोनिल है, ये दोनों क्या है, सेम ही है। हमारे इंस्ट्रूमेंट को तो नहीं पता ना कौन सा कार्बोनिल हम देख रहे हैं, ये वाला कार्बोनिल देख रहे हैं या फिर ये वाला कार्बोनिल देख रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें बेशक सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है इस वाले बॉन्ड में, देखो, लेकिन इस वाले बॉन्ड में अगर हम रेजोनेंस कर भी देते हैं तो इसमें क्या है, हमारा डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। और डबल बॉन्ड करेक्टर आने की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है। एक तो ये बात होगी, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर आप क्या से देख सकते हो, आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और हमें पता ऑक्सीजन हमारा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन हमारा। और किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है वो। तो पागल होकर क्या करेगा, वो सब कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, जैसे हमने कार्बन ट्रिपल वन एन के केस में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, पागल हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको खींच रहा है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इंस्ट्रूमेंट को तो नहीं पता हम इसका देख रहे हैं या फिर इसका देख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो बोल देगा कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी एस्टर की वैल्यू है वो हमारी एल्डिहाइड और कीटोन की वैल्यू से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं हमारा अमाइड का। अमाइड में क्या होगी, इसकी वैल्यू और भी डिक्रीज हो जाएगी 1680। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ऐसा होने का रीजन देखते हैं हम क्यों हो रहा है। देखो एमाइड हम कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड ONH2 ऐसे लिखते हैं। देखो अब हमारे पास नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर्स है, क्या करेगा, इसको देगा, ये ऐसे जाएगा, रेजोनेंस दिखाएंगे हम, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड N के पॉजिटिव H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्ट है, डबल बॉन्ड से किसमें चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में आ गया तो मतलब क्या होगी, हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो डिक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसलिए जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ये एस्टर एल्डिहाइड से भी कम आई है। आप ये बोल सकते हो कि मैम हमने एस्टर में तो देखा कि यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है,
ठीक है, लेकिन आपने ये भी बोला था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, आपने ये बोला था, तो इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये वैल्यू भी इंक्रीज करनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसके केस में हम क्या देख रहे हैं, हम सिर्फ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करना है, कार्बोनिल पे। एस्टर केस में तो हमारे पास 2 कार्बोनिल थे, तो हमें नहीं पता था या इंस्ट्रूमेंट को नहीं पता था कि वो किसको देख रहा है, लेकिन इसके केस में तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बोनिल है, और इसमें क्या रहा है, सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, तो मतलब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कितनी पे आ जाएगी 1650 to 1680 पे आ जाएगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट रहेगी वो हमारी क्या है, एल्काइल हैलाइड, एक्स क्या हमारा हैलाइड है। ठीक है, हैलाइड के केस में जो वैल्यू होगी वो सबसे ऊपर चल जाएगी, मतलब एस्टर से भी ऊपर चल जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो हैलाइड कैसे लिखते हैं हम, मैंने RCl लिखा है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे हैलाइड्स होते हैं ना वो -I दिखाते हैं, हमें इसके केस में IR स्पेक्ट्रो के केस में हमें हैलाइड्स का -I इफेक्ट ही कंसीडर करना है सिर्फ। ठीक है, तो अगर इसके पास -I इफेक्ट है तो ये क्या करेगा, इससे अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा खींचेगा, जबरदस्त खींचेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जितना ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो वहां से आप क्या बोल सकते हो, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो जिसकी फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मैंने कार्बोनिल सिर्फ इन 3 के केसेस में बोला है, इसमें कार्बोनिल है ही नहीं, तो आप कहाँ से देखोगे। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्वेंसी है इसके केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आप ये भी बोल सकते हो मैम RCl के पास लोन पेयर्स हैं, तो अगर ये लोन पेयर देगा तो ये तो इसको दे रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो बॉन्ड क्या हो गया हमारा, स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, इसके केस में आपको लोन पेयर्स कंसीडर नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट कंसीडर करना है हैलाइड्स के केस में। तो आप क्या बोल सकते हो, Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया मतलब कि ये ज़्यादा हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आई होप आपको छोटी सी टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ बताई थी मैंने यहाँ पे आपको, ये वैल्यूज़ आपको सारी समझ आ गई होंगी, और इनको याद करने का मेथड भी समझ आ गया कि अब तो कैसे याद करनी है। तो इनको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी जो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ बच गई है और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स से शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।